Hello class 6, this is Ruchi and welcome back to this channel। बच्चे आज इस वीडियो में हम देखेंगे अपना हिंदी बुक का चैप्टर नंबर 5 जो कि है रहीम के दोहे। बच्चे हिंदी का चैप्टर नंबर 5 है रहीम के दोहे। इस वीडियो में बच्चे हम इन रहीम के दोहे को पढ़ेंगे समझेंगे बहुत ही इजी तरीके से। ठीक है जी, तो ये हमारा चैप्टर है। ये वीडियो हमारे इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन वीडियो रहेगा। ठीक है, यहाँ पर हमें रहीम के कुछ दोहे दिए गए हैं जिनको इस चैप्टर में लिखा है अब्दुल रहीम खान खाना ने। इनको बच्चे लिखा किसने है? अब्दुल रहीम खान खाना। ठीक है, चलिए चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले इस चैप्टर के कवि से तो परिचय हो जाए। पहले हम उनके बारे में तो जान लें कि ये कौन है ना। चलो तो स्टार्ट कर लें। देखो, कवि से परिचय के अंदर देखेंगे रहीम भक्ति काल के एक प्रसिद्ध कवि थे। रहीम भक्ति काल के एक प्रसिद्ध कवि हुआ करते थे। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि उनका जन्म 16वीं शताब्दी में हुआ था। कब हुआ था इनका जन्म बच्चे? 16वीं शताब्दी में। उन्होंने नीति, भक्ति और प्रेम संबंधी रचनाएं की। रहीम जी ने नीति, भक्ति और प्रेम संबंधी रचनाएं करी थी, है ना। उन्होंने अवधी और ब्रज भाषा दोनों में कविताएं लिखी। इन कवि ने अवधी भाषा का भी प्रयोग किया और ब्रज भाषा का भी प्रयोग किया, दोनों में कविताएं लिखी। रहीम रामायण, महाभारत आदि प्रसिद्ध ग्रंथों के अच्छे जानकार थे। इनको रहीम रामायण के बारे में, महाभारत के बारे में अच्छी जानकारी थी। उनकी मृत्यु 17वीं शताब्दी में हुई थी, है ना। जन्म हुआ था 16वीं शताब्दी में और इनकी मृत्यु हो गई 17वीं शताब्दी में। आज भी आम जनजीवन में उनके दोहे बहुत लोकप्रिय हैं। आज भी ये जो दोहे हैं बच्चे नॉर्मल सब लोगों में बड़े लोकप्रिय हैं, बड़े फेमस हैं। ठीक है, तो देखो हमने किस कवि के परिचय में क्या देखा। रहीम भक्ति काल के एक प्रसिद्ध कवि थे। ऐसा माना जाता है कि उनका जन्म 16वीं शताब्दी में हुआ था। उन्होंने नीति, भक्ति और प्रेम संबंधी रचनाएं की। उन्होंने अवधी और ब्रजभाषा दोनों में कविताएं लिखी हैं। रहीम रामायण, महाभारत आदि प्रसिद्ध ग्रंथों के अच्छे जानकार थे। उनकी मृत्यु 17वीं शताब्दी में हुई थी। आज भी आम जनजीवन में उनके दोहे बहुत लोकप्रिय हैं। ठीक है, क्लियर है बच्चे बढ़िया से? चलिए, अगर बढ़िया से क्लियर है तो देख लें हम अपने चैप्टर को वापस से। देखो, चैप्टर का नाम है रहीम के दोहे, मतलब ये दोहे रहीम के द्वारा रचे गए थे। क्या क्या दोहे हैं? सबसे पहले इन सारे दोहों को तो वंस कंप्लीट रीड करेंगे, फिर एक एक दोहे की व्याख्या करके समझेंगे। ठीक है, जैसे पहला दोहा है, रहीमन देखी बड़ेन को लघुना दीजिए डारे, जहाँ काम आवे सुई कहा करे तलवार। ठीक है, सेकंड है, तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पिय ही न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सच ही सुजान। ठीक है, नेक्स्ट है, रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो छिटकाय,
टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ परी जाय। ठीक है, नेक्स्ट है, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, मोती मानुष चून। नेक्स्ट है बच्चे, रहीमन विपदा हो भली, जो थोरे दिन होय, हित अनहित या जगत में, जानी परत सब कोय। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चे, रहीमन जिह्वा बावरी, कही गई सरग पताल, आपू तो कही भीतर रही, जूती खात कपाल। ठीक है, नेक्स्ट है, कही रहीम संपत्ति सगे, वनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे, ते ही साँचे मीत। ठीक है, ये हैं हमारे रहीम के दोहे। चलिए अब रहीम के दोहों को एक बार अच्छे से समझेंगे। जैसे पहला दोहा है, रहीमन देखी बड़ेन को, लघु न दीजिए डा, जहाँ काम आवे सुई, कहा करे तलवार। क्या मतलब है इसका? पहले तो इसमें देखो कुछ बड़े बड़े जो मतलब टफ टफ शब्द हैं उनको देखेंगे। देखी मतलब देखना, है ना। बड़े बड़े, लघु मतलब होता है छोटा, जैसे बड़ेन मतलब बड़ा, लघु मतलब होता है छोटा या तुच्छ। डारी मतलब होता है बच्चे त्यागना, डारी मतलब त्यागना। सुई, सिलाई के लिए इस्तेमाल किए जाने वाली सुई। और तलवार मतलब होता है बच्चे तलवार। ठीक है, लघु मतलब छोटा, डारी मतलब त्यागना, सुई मतलब सिलाई के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सुई। तलवार मतलब होता है बच्चे तलवार। ठीक है, इतना क्लियर है बढ़िया से। चलिए, क्या मतलब है इस दोहे का? देखो, प्रस्तुत पंक्तियां ये रहीम के द्वारा रचित दोहे से ली गई हैं, है ना। तो इन दोहे में रहीम हमें क्या सिखाते हैं कि रहीमन देखे बड़ेन को, लघु न दीजिए डार। रहीम जी यहाँ कहते हैं कि किसी बड़े को देखकर, किसी बड़ी चीज को देखकर, किसी मतलब ज़्यादा बड़ी चीज़ को देखकर लघु न दीजिए डार। छोटी चीज़ का तिरस्कार नहीं करना चाहिए, छोटी चीज़ का अपमान नहीं करना चाहिए। बड़ी चीज़ का मोह लालच करके किसी छोटी चीज़ का त्याग नहीं कर देना चाहिए। जहाँ काम आवे सुई, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ सिर्फ छोटी चीज़ें काम आ सकती हैं। कहाँ करे तलवार, तो उस जगह तलवार का क्या काम, मतलब बड़े साधन बेकार साबित हो जाते हैं। कभी कभी छोटे छोटे साधनों की इतनी आवश्यकता होती है कि उनके आगे बड़े साधन बेकार होते हैं। जैसे समझो, जैसे हमारे पास फॉर एग्जाम्पल साइकिल है ना। तो किसी की स्कूटी, किसी का बाइक, किसी की गाड़ी देखकर अपनी साइकिल को ऐसे ऐसे बोलते ना, अरे उसके पास तो बड़ी गाड़ी है, अपने पास तो कुछ नहीं है ना, अपने पास तो ये साइकिल है। तो ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए, है ना। किसी बड़ी चीज़ को देखकर छोटी चीज़ का तिरस्कार नहीं करना चाहिए, क्योंकि छोटी वस्तुएं भी समय आने पर बड़ी साबित हो जाती हैं, है ना। जैसे जहाँ छोटी चीज़ों की आवश्यकता होती है वहाँ बड़ी चीज़ें बेकार साबित हो जाती हैं। समझ रहे हो? तो बच्चे, प्रस्तुत पंक्तियाँ रहीम के द्वारा रचित दोहे से ली गई हैं। इन दोहे में रहीम हमें सिखाते हैं कि हमें छोटे और बड़े साधनों, लोगों या चीज़ों के बीच भेदभाव नहीं करना चाहिए, है ना। रहीम के अनुसार जीवन में किसी को छोटा या बड़ा समझकर
तिरस्कार नहीं करना चाहिए। छोटी वस्तुएं भी समय आने पर बड़ी उपयोगी सिद्ध होती हैं। जैसे सुई का काम तलवार से नहीं हो सकता। अगर हमको एक सुई मतलब अगर हमको कपड़े सिलने हैं तो वहाँ एक छोटी सी सुई काम आएगी, तलवार काम नहीं आएगी, है ना। जैसे सुई का काम तलवार से नहीं हो सकता, वैसे ही जीवन के कुछ कार्यों में छोटे साधनों की ही आवश्यकता होती है। जहाँ सुई जैसे छोटे उपकरण की आवश्यकता हो, वहाँ तलवार जैसा बड़ा साधन बेकार साबित होता है ना। क्लियर है? बढ़िया से क्लियर है बच्चे। चलिए दिन 1 से इसको एक बार रीड करेंगे। देखो, रहीमन देखी बड़ेन को लघु न दीजिए डार, जहाँ काम आवे सुई कहा करे तलवार। तो इस दोहे में रहीम हमें सिखाते हैं कि हमें छोटे और बड़े साधनों, लोगों या चीज़ों के बीच भेदभाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि जीवन में किसी को छोटा या बड़ा समझकर उसका तिरस्कार नहीं करना चाहिए। छोटी वस्तुएं भी समय आने पर बड़ी उपयोगी सिद्ध होती हैं। जैसे सुई का काम तलवार से नहीं हो सकता, वैसे ही जीवन के कुछ कार्यों में छोटे साधनों की आवश्यकता होती है। जहाँ सुई जैसे छोटे उपकरण की आवश्यकता हो, वहाँ तलवार जैसा बड़ा साधन बेकार साबित होता है। ठीक है? क्लियर है बच्चे बढ़िया से? चलिए बढ़िया से क्लियर है तो अगले दोहे पे मूव करेंगे। सेकंड दोहा हमें दिया गया है, तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियहि न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सचहि सुजान। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियहि न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सचहि सुजान। देखो, तरुवर का मतलब होता है बच्चे वृक्ष, वृक्ष या पेड़, है ना। तरुवर का मतलब होता है वृक्ष, और खात खाता है। सरवर का मतलब होता है तालाब, सरवर का मतलब तालाब। सचही का मतलब होता है जुटाया हुआ, है ना। पर काज हित का मतलब होता है दूसरे के हित के लिए। सुजान का मतलब होता है बच्चे बुद्धिमान। संपत्ति का मतलब होता है धन दौलत, है ना। तरुवर का मतलब वृक्ष, सरवर का मतलब तालाब, सचही का मतलब जुटाया हुआ, पर काज हित का मतलब दूसरे के हित के लिए, सुजान का मतलब बुद्धिमान, संपत्ति का मतलब होता है धन दौलत। ठीक है? क्लियर है? चलो देखेंगे, तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियहि न पान। जैसे वृक्ष अपने फल को स्वयं नहीं खाता है, ना ही तालाब अपने पानी को स्वयं पीता है ना। जैसे ना तो भैया वृक्ष अपने फल खुद खा सकता, ना ही तालाब अपने पानी को खुद पी सकता। कही रहीम पर काज हित, पर काज हित मतलब दूसरों के हित के लिए। रहीम जी कहते हैं कि दूसरों के हित के लिए संपत्ति सच ही सुजान। सच ही, देखो संपत्ति मतलब होता है हमारी धन दौलत, सच ही मतलब जुटाया हुआ, सुजान मतलब होता है बुद्धिमान, है ना। तो वैसे ही बच्चे हमें अपनी संपत्ति का दूसरों के हित में प्रयोग करना चाहिए। जैसे ही हमारी प्रकृति अपने लिए तो कभी कुछ नहीं करती, हमेशा दूसरों को ही देती रहती है। इसलिए बच्चे हमें भी दूसरों के लिए अपनी संपत्ति का उपयोग करना चाहिए, है ना। क्लियर है? जैसे भाई वृक्ष अपने फलों का सेवन खुद नहीं करता, तालाब अपने जल को स्वयं नहीं पीता, बल्कि इनका लाभ दूसरों के लिए होता है।
है ना। उसी प्रकार बुद्धिमान व्यक्ति जो होता है, सुजान व्यक्ति जो होता है, वो अपनी संपत्ति को केवल अपने लिए नहीं रखता, बल्कि उसका उपयोग दूसरों के लिए भी करता है, समाज के लिए भी करता है ना। समझ आ रहा है? तो देखो प्रस्तुत पंक्तियों में रहीम जी कहते हैं कि जैसे वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाता और सरोवर अपने जल का स्वयं उपयोग नहीं करता, वैसे ही हमें अपनी संपत्ति का उपयोग दूसरों के हित के लिए करना चाहिए, है ना। जैसे वृक्ष अपने फलों का सेवन नहीं करता और तालाब खुद जल नहीं पीता, बल्कि इनका लाभ दूसरों के लिए होता है, उसी प्रकार बुद्धिमान व्यक्ति अपनी संपत्ति को केवल अपने लिए संचित नहीं करता, बल्कि उसका उपयोग समाज के हित में करता है। ठीक है, समझ आ रहा है नहीं? चलिए, अगर समझ आ रहा है तो वंस इसको एक बार रीड करेंगे। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियहि न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सचहि सुजान। तो यहाँ रहीम जी कहते हैं, जैसे वृक्ष अपने फलों का सेवन नहीं करते और तालाब स्वयं जल नहीं पीते, बल्कि इनका लाभ दूसरों के लिए होता है, उसी प्रकार बुद्धिमान व्यक्ति अपनी संपत्ति को लेकर अपने लिए संचित नहीं करता, बल्कि उसका उपयोग समाज के हित के लिए करता है। ठीक है, क्लियर है? बढ़िया से क्लियर है नहीं बच्चे? चलिए अपना थर्ड वन देखेंगे। थर्ड वन है हमारा, रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पर जाए। क्या मतलब है इसका? रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पर जाए। देखो धागा मतलब, धागा यहाँ पे प्रेम की डोरी का रूप बताया गया है ना, प्रेम रूपी डोरी। छिटकाए या चटकाए मतलब होता है तोड़ना, है ना। मत तोड़ो चटकाए होता है वैसे, तो इसका मतलब होता है तोड़ना। गांठ, गांठ जो टूटने के बाद बांधने पर आती, कोई अगर धागा टूट जाए और हम उसको जोड़ने की कोशिश करें तो जुड़ तो जाएगा, लेकिन उसमें गांठ आ जाती है, नहीं है ना। वैसे ही रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चिटकाए। तो यहाँ रहीम जी कहते हैं कि हमें प्रेम रूपी धागे को कभी नहीं तोड़ना चाहिए। टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ परी जाए। क्योंकि एक बार अगर हम प्रेम रूपी रिश्तों को, प्रेम रूपी संबंधों को या प्रेम रूपी धागे को तोड़ देते हैं, तो उसको दोबारा जोड़ने पर उसमें गांठ पड़ जाती है ना। मतलब कहीं ना कहीं वो एक मन मुटाव रह जाता है, वो बात मन में रह ही जाती है। सोचो आपके फ्रेंड से आपका झगड़ा हो गया, बहुत अच्छा खासा झगड़ा हो गया, बाद में पैचअप हुआ, बाद में सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया, लेकिन वो बात हमेशा के लिए मन में तो रह गई ना, है ना। तो एक गांठ तो पड़ ही गई ना, जुड़ गया रिश्ता, लेकिन एक गांठ तो पड़ जाती है ना। तो इसी प्रकार यदि रिश्तों में दरार आ जाए तो वह रिश्ता फिर पहले जैसा नहीं रह पाता। इसलिए हमें अपने संबंधों को बहुत सावधानी और प्रेम से संजोना चाहिए, है ना। क्योंकि यहाँ रहीम जी हमें सिखाते हैं कि संबंधों की नाजुकता का वर्णन, प्रेम का धागा अगर एक बार टूट जाए तो वह जुड़ने पर भी वैसा नहीं रह पाता जैसा पहले था। ठीक है, क्लियर है? चलो क्लियर है तो वन से इसको एक बार रीड करेंगे। रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पर जाए। तो बच्चे यहाँ रहीम जी कहते हैं कि प्रेम के धागे को कभी नहीं तोड़ना चाहिए,
क्योंकि यदि वह एक बार टूट गया तो दोबारा जुड़ने पर उसमें गांठ पड़ जाती है। इसी प्रकार यदि रिश्तों में दरार आ जाए तो वह रिश्ता फिर पहले जैसा नहीं रह पाता। इसलिए हमें अपने संबंधों को बहुत सावधानी और प्रेम से संजोना चाहिए, है ना। क्लियर है? चलिए, अगर बच्चे क्लियर है तो देखेंगे अपना नेक्स्ट वन है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गई न उबरे मोती मानुष चून। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून। क्या मतलब है जी इसका? देखो, पानी का मतलब होता है यहाँ पर सम्मान या चमक। पानी मतलब सम्मान या चमक। सून मतलब होता है बच्चे खाली। सून मतलब होता है खाली। उबरे मतलब होता है बचना, उबरना या बचना। और चून मतलब होता है आटा, है ना। तो भैया रहीम ने यहाँ पानी का बहुत गहरा अर्थ बताया है। पानी केवल जल नहीं है, सम्मान और चमक के रूप में भी है। ध्यान रखिएगा कैसे। देखो, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। तो इस दोहे में रहीम ने पानी को 3 अर्थों में प्रयोग किया है। पानी का अर्थ मनुष्य के संदर्भ में है, जब इसका मतलब सम्मान से है। रहीम कह रहे हैं कि मनुष्य में हमेशा सम्मान होना चाहिए, मतलब पानी होना चाहिए। पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। पानी का दूसरा अर्थ आभा, तेज या चमक से है, जिसके बिना मोती का कोई मूल्य नहीं। पानी का मतलब यहाँ चमक से भी है ना, कि बिना चमक के मोती का कोई मूल्य है तो बताइए आप। और पानी का तीसरा मतलब जल से है, जिसे आटे से जोड़कर दर्शाया है ना। रहीम का कहना है कि जिस तरह आटे का अस्तित्व पानी के बिना नर्म नहीं हो सकता और मोती का मूल्य उसकी आभा के बिना नहीं हो सकता है, उसी तरह मनुष्य को भी अपने व्यवहार से हमेशा सम्मान या पानी रखना चाहिए, जिसके बिना उसका मूल्यह्रास होता है। ठीक है, क्लियर है? वंस रीड करें। देखो, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून। तो बच्चे, इस दोहे में रहीम ने पानी को 3 अर्थों में प्रयोग किया है। पानी का पहला अर्थ मनुष्य के संदर्भ में है, जब इसका मतलब सम्मान से है। रहीम कह रहे हैं कि मनुष्य में हमेशा सम्मान होना चाहिए। पानी का दूसरा अर्थ आभा, तेज या चमक से है, जिसके बिना मोती का कोई मूल्य नहीं है। और पानी का तीसरा अर्थ जल से है, जिसे चून से जोड़कर दर्शाया गया है। रहीम का कहना है, जिस तरह आटे का अस्तित्व पानी के बिना नर्म नहीं हो सकता और मोती का मूल्य उसकी आभा के बिना नहीं हो सकता है, उसी तरह मनुष्य को भी अपने व्यवहार में पानी रखना चाहिए, जिसके बिना उसका मूल्यह्रास होता है। ठीक है, क्लियर है? चलिए, क्लियर है तो जी नेक्स्ट वन देखेंगे अपना। रहीमन विपदाहु भली जो थोरे दिन होए, हित अनहित या जगत में जानी परत सब
कोय। रहीमन विपदा हु भली, जो थोरे दिन होय। हित अनहित या जगत में, जानी परत सब कोय। क्या मतलब है? देखो, विपदा का मतलब है बच्चे यहाँ पर विपत्ति, मुसीबत, है ना। हित का मतलब है यहाँ पर भलाई, और अनहित का मतलब है यहाँ पर बुराई। ठीक है, विपदा मतलब मुसीबत, हित मतलब भलाई, और अनहित मतलब बुराई, है ना। तो रहीमन विपदा हु भली, जो थोरे दिन होय। हित अनहित या जगत में, जानी परत सब कोय। तो बच्चे, यहाँ रहीम जी हमें क्या बोल रहे हैं कि थोड़े समय के लिए आने वाली विपत्ति भी अच्छी होती है, क्योंकि उस समय व्यक्ति को सही और गलत मित्रों का भेद पता चलता है ना। विपत्ति के समय ही हमें अनुभव होता है कि कौन हमारे हित में और कौन हमारे अहित में। भैया, तभी तो पता चलता है बुरे वक्त में कि कौन अपना है कौन पराया, है ना। विपदा तो बस थोड़े दिन की मेहमान होती है, यह हमेशा के लिए नहीं होती, किंतु तब तक यह तो सबको पता चल जाता है जगत में कि कौन हितकारी है या कौन अहितकारी है ना। तो बच्चे, विपत्ति भी जीवन में लाभकारी होती है। विपत्ति के समय ही व्यक्ति यह जान पाता है कि कौन उसका सच्चा हितैषी है और कौन नहीं। ठीक है, क्लियर है? बढ़िया से क्लियर है बच्चे। चलो, बढ़िया से क्लियर है तो वंस रीड करेंगे नहीं फिर इसको। देखो, हमारा यही वाला दोहा है। रहीमन विपदा हु भली, जो थोरे दिन होय। हित अनहित या जगत में, जानी परत सब कोय। ठीक है, तो यहाँ रहीम जी कहते हैं कि थोड़े समय के लिए आने वाली विपत्ति भी अच्छी होती है, क्योंकि उस समय व्यक्ति को सही और गलत मित्रों का भेद पता चलता है। विपत्ति के समय ही हमें यह अनुभव होता है कि कौन हमारे हित में है और कौन हमारे अहित में। विपदा तो बस थोड़े देर की मेहमान होती है, यह हमेशा के लिए नहीं रहेगी, किंतु तब तक तो यह सबको पता चल जाता है कि जगत में कौन हितकारी है और कौन अहितकारी, क्योंकि विपत्ति के समय ही व्यक्ति यह जान पाता है कि कौन उसका सच्चा हितैषी है और कौन नहीं। ठीक है, क्लियर है? चलिए, क्लियर है तो देखेंगे नेक्स्ट अपना। रहीमन जिह्वा बावरी, कही गई सरग पताल। आपू तो कहीं भीतर रही, जूती खात कपाल। रहीमन जिह्वा बावरी, कही गई सरग पताल। आपू तो कहीं भीतर रही, जूती खात कपाल। तो देखो, यहाँ टफ शब्द क्या है? जिह्वा मतलब जीभ या हमारी वाणी, है ना। बावरी का मतलब होता है पागल। सरग पताल मतलब होता है स्वर्ग और पाताल। जूती का मतलब है यहाँ अपमान का संकेत। जूती यहाँ अपमान का संकेत है। ठीक है, जिह्वा मतलब जीभ या वाणी, बावरी मतलब पागल, सरग पताल मतलब स्वर्ग और पाताल, जूती यहाँ अपमान का संकेत है। ठीक है, चलो, तो बच्चे, क्या दोहा है ये हमारा? रहीमन जिह्वा बावरी, कहे गई सरग पताल। तो रहीम जी हमें इस दोहे में क्या समझा रहे हैं कि हमें बिना सोचे समझे कही गई बातें अक्सर बड़ी समस्याओं का कारण बनती हैं। कई बार किसी गलत बात से बिगड़ी हुई स्थिति और खराब हो जाती है, और कभी कभी सही बातें बोलकर गलतफहमी को सुलझाया जा सकता है।
है ना। जैसे देखो, रहीमन जिहवा बावरी कह गई सरग पताल। रहीम जी कहते हैं हमारी जीभ बहुत पागल होती है, वह कुछ भी उल्टा सीधा बोलकर आराम से अंदर चली जाती है। आपू तो कहीं भीतर रही जूती खात कपाल, लेकिन उसके गलत बोलने का परिणाम हमारे सर को भुगतना पड़ता है ना भैया। जीभ ने तो कुछ भी बोल दिया और अंदर चली गई, लेकिन जूता कौन खाएगा फिर? जीभ या अपना सर ना। तो वही सेम इसका मतलब है हमें गलत बातें कहने पर शर्मिंदा होना पड़ता है और उसके बुरे परिणाम भी भुगतने पड़ते हैं। इसलिए हमें हमेशा सोच समझकर बोलना चाहिए ताकि हमारी कही गई बातों से किसी को नुकसान न पहुंचे, है ना। समझ में आया? वंस रीड करें। देखो, रहीमन जिहवा बावरी कहे गई सरग पताल, आपू तो कहीं भीतर रही जूती खात कपाल। तो बच्चे, रहीम जी यहाँ कहते हैं कि हमारी जीभ बहुत पागल होती है, कुछ भी उल्टा सीधा बोलकर आराम से अंदर चली जाती है, लेकिन उसके गलत बोलने का परिणाम हमारे सर को भुगतना पड़ता है। इसका मतलब है कि हमें गलत बात कहने पर शर्मिंदा होना पड़ता है और इसके बुरे परिणाम भी भुगतने पड़ते हैं। इसलिए हमें हमेशा सोच समझकर बोलना चाहिए ताकि हमारी कही गई बातों से किसी को नुकसान न पहुंचे। ठीक है, क्लियर है? चलिए अपना लास्ट वन देखेंगे। कहीं रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे, ते ही सांचे मीत। कहीं रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे, ते ही सांचे मीत। तो देखो, यहाँ संपत्ति का मतलब है संपत्ति या धन, सगे मतलब मित्र या कोई अपना साथी, विपत्ति मतलब मुसीबत या कठिनाई, कसौटी का मतलब है परखने का माध्यम, है ना। तो बच्चे दोहा क्या है? कहीं रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे, ते ही सांचे मीत। तो जी, यहाँ रहीम जी कहते हैं कि जब हमारे पास धन दौलत होती है तो वे सारे लोग हमारे मित्र बनने का दिखावा करते हैं कि कितने अच्छे हैं ये लोग हमारे साथ, है ना। संपत्ति के समय लोगों के मित्रता के तरीके भी कई प्रकार के होते हैं। विपत्ति कसौटी जे कसे, ते ही सांचे मीत। लेकिन जब जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं तब असली मित्रता की पहचान होती है। विपत्ति की कसौटी पर जो मित्र खरा उतरता है और हमारा साथ देता है, वही सच्चा मित्र होता है। इसलिए हमें हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि कठिन समय में जो लोग हमारा साथ देते हैं वे ही हमारे सच्चे मित्र होते हैं, है ना। कि कठिन समय में सच्चे मित्र की पहचान होती है, क्योंकि विपत्ति में जो साथ दे वही असली मित्र होता है। ठीक है, क्लियर है बच्चे बढ़िया से? चलिए, अगर बढ़िया से क्लियर है तो बस इसके साथ हमारे चैप्टर के एक्सप्लेनेशन तो हो गया ख़त्म। सारे रहीम के दोहे हो गए ख़त्म, लेकिन अभी क्या ख़त्म नहीं हुआ बच्चे? अभी बाकी है हमारे चैप्टर का एक शॉर्ट रिकैप, है ना। शॉर्ट रिकैप देख लेंगे तो पूरा चैप्टर हमें अच्छे से क्लियर हो जाएगा, है ना। चलिए, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे बच्चे, अपने एक बार शॉर्ट समराइजेशन को देख लेंगे, कोई भी डाउट होगा तो वो क्लियर हो जाएगा। देख लेंगे बच्चे। तो देखिए बच्चे, चैप्टर का शॉर्ट समराइजेशन स्टार्ट करेंगे हम रहीम के दोहे के साथ, है ना। चैप्टर का नेम है रहीम के दोहे। पहले एक बार इन सबको पढ़ लें। रहीमन देखी बड़ेन को, लघु न दीजिए डार, जहाँ काम आवे सुई, कहा करे तलीवार।
नेक्स्ट है, तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियहि न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सचहि सुजान। नेक्स्ट है, रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो छिटकाय, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पर जाय। नेक्स्ट है, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, मोती मानुष चून। नेक्स्ट है, रहीमन विपदा हो भली, जो थोड़े दिन होए, हित अनहित या जगत में, जानी परत सब कोय। नेक्स्ट है, रहीमन जिहवा बावरी, कही गई सरग पताल, आपू तो कही भीतर रही, जूती खात कपाल। नेक्स्ट है, कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे, ते ही साँचे मीत। मतलब क्या है अब इनका मतलब देख लेंगे। देखो, पहला है हमारा, रहीमन देखी बड़ेन को, लघुन दीजिए डार, जहाँ काम आवे सुई, कहा करे तलवार। तो यहाँ रहीम के अनुसार जीवन में किसी को छोटा या बड़ा समझकर तिरस्कार नहीं करना चाहिए, क्योंकि छोटी वस्तुएं भी समय आने पर बड़ी उपयोगी सिद्ध होती हैं, है ना। जैसे सुई का काम तलवार से नहीं हो सकता, वैसे ही जीवन के कुछ कार्यों में छोटे साधनों की आवश्यकता होती है। जहाँ सुई जैसे छोटे उपकरण की आवश्यकता हो, वहाँ तलवार जैसा बड़ा साधन बेकार साबित होता है। ठीक है, क्लियर है। चलिए, सेकंड वन है, तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियहि न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सचहि सुजान। तो यहाँ रहीम कहते हैं कि वृक्ष अपने फलों का सेवन नहीं करता और सरोवर स्वयं जल नहीं पीता, बल्कि इनका लाभ दूसरों के लिए होता है। उसी प्रकार बुद्धिमान व्यक्ति अपनी संपत्ति को लेकर अपने लिए संचित कर नहीं करता, बल्कि उसका उपयोग समाज के हित में करता है। नेक्स्ट है जी, रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पर जाए। तो यहाँ रहीम कहते हैं कि प्रेम के धागे को कभी नहीं तोड़ना चाहिए। यदि एक बार टूट गया तो पुनः जुड़ने पर उसमें गांठ पड़ जाती है। इसी प्रकार यदि रिश्तों में दरार आ जाए तो वह रिश्ता फिर पहले जैसा नहीं रह पाता। इसलिए हमें अपने संबंधों को बहुत सावधानी और प्रेम से संजोना चाहिए, है ना। यहाँ रहीम हमें सिखाते हैं कि प्रेम का धागा एक बार टूट जाए तो वह जुड़ने पर भी वैसा नहीं रह पाता जैसा पहले था, है ना। नेक्स्ट है, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। तो बच्चे, इस दोहे में रहीम ने पानी को 3 अर्थों में प्रयोग किया है। पानी का पहला अर्थ मनुष्य के संदर्भ में है, जब इसका मतलब सम्मान से है। रहीम कह रहे हैं कि मनुष्य में हमेशा सम्मान होना चाहिए। पानी का दूसरा अर्थ आभा, तेज या चमक से है, जिसके बिना मोती का कोई मूल्य नहीं। पानी का तीसरा अर्थ जल से है, जिसे आटे से जोड़कर दर्शाया गया है। रहीम का कहना है कि जिस तरह आटे का अस्तित्व
पानी के बिना नर्म नहीं हो सकता और मोती का मूल्य उसकी आभा के बिना नहीं हो सकता है। उसी तरह मनुष्य को भी अपने व्यवहार में हमेशा पानी रखना चाहिए, जिसके बिना उसका मूल्यह्रास नहीं होता। ठीक है। नेक्स्ट है, रहीमन विपदा हो भली, जो थोड़े दिन होए, हित अनहित या जगत में, जानी परत सब कोय। तो देखो, यहाँ रहीम कहते हैं कि थोड़े समय के लिए आने वाली विपत्ति भी अच्छी होती है, क्योंकि उस समय व्यक्ति को सही और गलत मित्रों का भेद पता चलता है। विपत्ति के समय ही हमें यह अनुभव होता है कि कौन हमारे हित में है और कौन हमारे अनहित में। विपदा तो बस थोड़े देर की मेहमान होती है, यह हमेशा के लिए नहीं रहेगी, किंतु तब तक यह तो सबको पता चल जाता है कि जगत में कौन कौन हितकारी है अथवा कौन अहितकारी है ना। नेक्स्ट है, रहीमन जिहवा बावरी, कही गई सरग पताल, आपू तो कहीं भीतर रही, जूती खात कपाल। तो देखो, रहीम हमें इन दोहे में समझा रहे हैं कि बिना सोचे समझे कही गई बातें अक्सर बड़ी समस्याओं का कारण बनती हैं। कई बार किसी गलत बात से बिगड़ी हुई स्थिति और खराब हो जाती है, और कभी कभी सही बातें बोलकर गलत फहमी को भी सुलझाया जा सकता है। रहीम कहते हैं कि हमारी जीभ बहुत पागल होती है, वह कुछ भी उल्टा सीधा बोलकर आराम से अंदर चली जाती है, लेकिन उसके गलत बोलने का परिणाम हमारे सिर को भुगतना पड़ता है। इसका मतलब है कि हमें गलत बातें कहने पर शर्मिंदा होना पड़ता है और इसके बुरे परिणाम भी भुगतने पड़ते हैं। इसलिए हमें हमेशा सोच समझकर बोलना चाहिए, ताकि हमारी कही हुई बातों से किसी को नुकसान न पहुंचे, है ना। नेक्स्ट है, कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे, ते ही सांचे मीत। तो बच्चे, यहाँ रहीम जी कहते हैं कि जब हमारे पास दौलत होती है तो बहुत सारे लोग हमारे मित्र बनने का दिखावा करते हैं, है ना। संपत्ति के समय लोगों की मित्रता के तरीके भी कई प्रकार के होते हैं, लेकिन जब जीवन में कठिनाई आती है तभी असली मित्र की पहचान होती है। विपत्ति की कसौटी पर जो मित्र खरा उतरता है, वह हमारा साथ देता है, वही सच्चा मित्र होता है। इसलिए हमें हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि कठिन समय में जो लोग हमारा साथ दें, वही हमारे सच्चे मित्र होते हैं। ठीक है बच्चे, इसके साथ हो गया हमारा क्विक रिकैप का भी दी एंड। आई होप जी ये एक्सप्लेनेशन आपको बहुत बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर इसमें किसी को कोई डाउट आता है तो बच्चे फिर कमेंट बॉक्स है ही, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। और अगर कोई डाउट नहीं है तो जी आप इस वीडियो को एक लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर ही करेंगे, और आपके जिन फ्रेंड्स के लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगी उनको इस वीडियो को उठा के शेयर कर देंगे आप। ओके, थैंक यू सो मच।